आज हम चर्चा करेंगे मिड कैप सेगमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फंड्स की जो मेरी नज़र में सस्ता भी है और दमदार भी है और उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप फंड। लेकिन जैसे ही आप इस फंड का नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर ऐसी कौन सी जादू है, कौन सी मंत्र शक्ति है मेरे पास कि मैंने मिड कैप के 28 फंड में से एक फंड HDFC मिड कैप फंड को शॉर्टलिस्ट कर दिया। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस आधार पे HDFC मिड कैप फंड को सस्ता और दमदार भी मैंने कहा है। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी जानकारी आपको पहले से नहीं थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले, चूंकि मिड कैप सेगमेंट की बातें हो रही हैं, तो पहले मिड कैप सेगमेंट की स्थिति देख लें। मिड कैप सेगमेंट का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है और उसकी स्थिति जो पिछला जो बाजार बंद हुआ था 19 सितंबर 2025 को, उसके हिसाब से इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो है ये 33.71 है। अब सवाल ये है कि प्राइस अर्निंग रेशियो बेसिकली क्या है। प्राइस अर्निंग रेशियो का सिंपल मतलब, यदि आपके एक यूनिट किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की अर्निंग 1 रुपए है और उसकी NAV यदि 20 रुपए है तो कहेंगे कि इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 20 हुआ। इसका मतलब कितनी NAV है उसके अर्निंग के हिसाब से। तो आज के दिन में निफ्टी मिड कैप 150 TRI, हालांकि ये पैसिव फंड्स का है, हमने इस पी रेशियो को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के कॉन्टेक्स्ट में उसका लोएस्ट, हाईएस्ट और उसका एवरेज देखा है। फिर देखा है कि उसके एवरेज के हिसाब से इसकी आज के दिन में क्या स्थिति है। तो 3 महीने में लोएस्ट इनका 32.1 था, हाईएस्ट 35.3 था, एवरेज 33.89 था और इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये करीब करीब एवरेज के आसपास था। एवरेज चूंकि 33.89 है और आज के दिन में 33.79 है तो कह सकते हैं कि एवरेज से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग का ही फर्क है, इसलिए इसको मैं एवरेज कह सकता हूँ। लास्ट 6 मंथ्स में इसका लोएस्ट 31.8 था, हाईएस्ट 36.6 था, एवरेज 34.12 था और ये बिलो एवरेज, एवरेज 34.12 और आज के दिन में 33.71, ये एवरेज से नीचे है। लास्ट 1 ईयर में इसका लोएस्ट जो पी रेशियो था 31.8, हाईएस्ट 45.8, एवरेज 37.4 और ये भी बिलो एवरेज। मैंने आज के दिन में हम देख रहे हैं कि 3 महीने के लास्ट 3 मंथ्स के हिसाब से ये एवरेज है और 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर्स के लिहाज से ये चारों ही टाइम पीरियड में ये बिलो एवरेज। तो इस हिसाब से लगता है कि निफ्टी मिड कैप 150 TRI एज ए होल आज के दिन में सस्ता दिख रहा है। लेकिन जनाब, ये तो चूंकि पैसिव फंड्स का है, TRI का पी रेशियो है, इसको यदि हम ट्रांसलेट करें एक्टिव म्यूचुअल फंड में, एक्टिव मिड कैप म्यूचुअल फंड में, तो हमने देखा कि इसके लास्ट 1 ईयर का जो लोएस्ट पी रेशियो है ये 31.8 है। हमने कुछ वैसे फंड को, वैसे एक्टिव फंड को शॉर्टलिस्ट किया जिनका की पी रेशियो आज के दिन में मिड कैप 150 TRI के 1 ईयर के लोएस्ट से कम हो, यानी वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट किया जिसका पी रेशियो आज के दिन में 31.8 से कम हो। और इस हिसाब से देखते हैं कि 9 फंड शॉर्टलिस्ट होते हैं आज के दिन में। क्वांट का मिड कैप, HDFC मिड कैप, महिंद्रा, निप्पॉन इंडिया, DSP, मीरे एसेट, कोटक, टाटा और बड़ौदा PNB परिवार का। और इसमें सबसे कम जो पी रेशियो है 16.3 क्वांट का है और इस 9 फंड में से जो सबसे अधिक पी रेशियो है 29.96 है। इसका मतलब जो 10वां फंड है उसका पी रेशियो 31.8 से अधिक है, इसलिए हमने उस फंड को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। लेकिन जनाब, ये तो सस्ते के हिसाब से देख लिया कि 9 के 9 फंड की जो आज की NAV है वो पिछले 1 साल के जो लोएस्ट निफ्टी मिड कैप 150 TRI का पी रेशियो था उससे कम है। लेकिन जब हम फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो एक पैरामीटर के बेसिस पर फंड को शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि ये 9 के 9 फंड सस्ते हैं, लेकिन ये दमदार हैं कि नहीं है, इसके लिए हमने 4 रिस्क पैरामीटर्स को और भी इंक्लूड किया है और उसके बेसिस पे हमने शॉर्टलिस्ट किया। तो सबसे पहला है सार पे रेशियो। सार पे रेशियो का सिंपल मतलब है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है।
इस हिसाब से हम देखते हैं कि क्वांट का 0.68 है, और ये कह सकते हैं कि जिसका शार्पे रेशियो जितना अधिक वो उतना अच्छा। और इसमें हम सबसे अधिक शार्पे रेशियो एचडीएफसी का 1.26 है, उसके बाद 1.09 निप्पॉन इंडिया का है, उसके बाद महिंद्रा का 1.02 है। इसके अंदर शार्पे रेशियो जो है ये 3 ऐसे हैं 9 में से जो कि 1 से अधिक हैं। अब अगला रिस्क पैरामीटर लेते हैं हम अल्फा। अल्फा का मतलब जो इनका रेस्पेक्टिव बेंचमार्क है उससे अधिक कितना देने की सामर्थ्य इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में है। इसमें देखते हैं अल्फा के हिसाब से हम देखते हैं कि क्वांट का -2.16 है। इसका मतलब यदि हम बात करें कि निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई का 5 साल में 20% देने की कैपेसिटी है, 20% एवरेज दे रहा है, तो क्वांट का जो -2.16 मतलब क्वांट की स्थिति ये हो सकती है कि वो 18% ही उसका रिटर्न दे। सो अल्फा का मतलब कि उसका जो बेंचमार्क है उससे कितना अधिक, क्योंकि ये माइनस में है तो सबसे कम जो है इसमें क्वांट का -2.16 है। हालांकि माइनस में दो और भी फंड है, डीएसपी का 1.9 और मीरे का 1.7, लेकिन सबसे अधिक हम देखते हैं कि यहाँ 5.22 है। इसका मतलब यदि बेंचमार्क यदि 15% रिटर्न देता है तो एचडीएफसी मिड कैप में ये कैपेसिटी है कि वो 5.22% एक्स्ट्रा मतलब 25.22% का रिटर्न वो दे सकता है। चौथा रिस्क पैरामीटर है बीटा। बीटा का मतलब कितना वोलेटाइल है। मार्केट यदि 2% अप जाता है तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वो कितना ऊपर जाएगा, और उसी हिसाब से जब नीचे जाता है तो कितना नीचे जाएगा। सो कहा यह जाता है कि जिसका बीटा जितना कम वो फंड उतना बेहतर। और इस 9 के 9 फंड में सबसे कम बीटा जो हम देख रहे हैं वो 0.84 है बड़ौदा पीएनबी परिवार का, उसके बाद 0.85 है एचडीएफसी का, और सबसे अधिक ये 0.98 दो फंड का है, ये है डीएसपी का और मिरे एसेट का, जिनका कि अल्फा माइनस में था। तो ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने इस फंड को कंपेयर किया आपस में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फंड का सारे रिस्क पैरामीटर्स बेहतर हों, लेकिन यदि वो रिटर्न कम दे तो हमें तो मतलब होता है उसके रिटर्न से। तो हमने देखा कि इस 9 फंड में जो डबल होता है वो कितने वर्षों में होता है। तो हमने देखा कि क्वांट जो डबल हो रहा है ये 3.2 जो है 3.2 ईयर्स नहीं है, 3 साल 2 महीने है। क्योंकि ये संभव नहीं था लिखना इसमें, इसलिए हमको पॉइंट में दे दिया। ये 3 साल 2 महीने में क्वांट में होता है, एचडीएफसी 2 साल 5 महीने में, महिंद्रा 2 साल 5 महीने में, निप्पॉन 2 साल 4 महीने में, डीएसपी 3 साल 2 महीने में, मिरे एसेट 3 साल 2 महीने में, कोटक 3 साल 1 महीने में, और टाटा और बड़ौदा पीएनबी परिवार ये 3 साल 2 महीने में देते हैं। और इस हिसाब से देखते हैं कि डबल के हिसाब से सबसे अच्छा रिटर्न जो है ये निप्पॉन दे रहा है, जो कि 2 साल 4 महीने में फंड को डबल कर देता है। और उसके बाद 2 फंड और हैं, वो है एचडीएफसी और महिंद्रा मनोलाइफ, जो कि 2 साल 5 महीने में फंड को डबल कर देते हैं। अब फ्रेंड्स ये आपने देखा होगा कि हमने जो बेस लिया हुआ है ये प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से लिया है, जो भी कंपेयर कर रहे हैं इन्हीं 9 फंड में से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी फंड हो जो पी रेशियो में ना आए लेकिन बाकी सब फंड में काफी बेहतर हो। तो इसको आइसोलेशन में देखने से कोई मतलब नहीं, केवल ये समझ सकते हैं कितने सालों में डबल हुआ, बीटा क्या है और अल्फा क्या है, शार्पे क्या है, पी रेशियो क्या है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, जब किसी से किसी को कंपेयर करते हैं, तभी हमें यह मालूम होता है कि कौन सा फंड बेहतर है, कौन सा फंड खराब है। तो इसके लिए ही हमने इन चारों जो रिस्क पैरामीटर्स है इसको देखा कि इन 9 फंड में से कौन से ऐसे फंड हैं जो अपने अपने रेस्पेक्टिव रिस्क पैरामीटर में टॉप 10 में आते हैं। इस हिसाब से हम देखते हैं कि शार्पे की यदि बातें करें, हमने पी रेशियो को बेस माना है, शार्पे की बातें करें, 4 फंड ऐसे हैं शार्पे में, शार्पे के हिसाब से जो इन 9 फंड में से हैं और जो टॉप 10 में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हैं, वो है एचडीएफसी, महिंद्रा मनोलाइफ, निप्पॉन इंडिया और कोटक का मिड कैप। शार्पे के बेसिस पे इन 9 फंड में से ये 4 फंड ऐसे हैं जो शार्पे के लिहाज से टॉप 10 परफॉर्मर में आते हैं। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा में भी 4 फंड हैं और उन 4 फंड में से वही 4 फंड हैं जो शार्पे में थे, एचडीएफसी, महिंद्रा मनोलाइफ, निप्पॉन इंडिया और कोटक। अब यदि बीटा की बातें करते हैं तो बीटा में भी 4 फंड हैं, लेकिन इसमें अलग अलग फंड हैं। एचडीएफसी पहला है 0.85, कोटक है 0.89, टाटा है 0.9 और बड़ौदा है 0.84। और डबल की यदि बातें करें तो डबल में टॉप 10 परफॉर्मर में इस 9 फंड में से 3 ही फंड हैं, और वो फंड है एचडीएफसी का मिड कैप, महिंद्रा मनोलाइफ का मिड कैप, निप्पॉन का मिड कैप। हालांकि केवल डबल के हिसाब से देखें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो निप्पॉन इंडिया मिड कैप का है, जो 2 साल 4 महीने में डबल कर देते हैं। हालांकि एचडीएफसी और महिंद्रा मनोलाइफ भी
ये फंड है जो 2 साल 5 महीने में आपके फंड को डबल कर दिया है। अब इन 9 फंड में से यदि हम शॉर्टलिस्ट करना चाहें कि 1, 2, 3 कौन से फंड है, सबसे बेहतरीन फंड कौन है, तो हम देखते हैं कि HDFC ही एक ऐसा फंड है जो कि पांचों पैरामीटर्स में टॉप 10 में आते हैं। HDFC चूंकि आपने देखा कि पी रेशियो के हिसाब से टॉप 9 फंड्स हैं, तो ये उसमें आ रहे हैं। शार्पे रेशियो के हिसाब से टॉप 10 में आ रहे हैं, अल्फा में भी टॉप 10 में आ रहे हैं, बीटा में भी टॉप 10 में आ रहे हैं और डबल में भी टॉप 10 में आ रहे हैं। केवल यही एक HDFC एक फंड ऐसा है जो पांचों के पांचों पैरामीटर्स में इनका परफॉर्मेंस टॉप 10 में है। अब बात करते हैं उन 3 फंड की जो कि 5 में से केवल 4 ही पैरामीटर में क्वालिफाई कर रहे हैं। वो फंड है महिंद्रा, मनुलाइफ, निप्पॉन इंडिया और कोटक। अब यदि बातें करें महिंद्रा, निप्पॉन और कोटक का, तो आपने देखा कि कोटक जो है वो बीटा क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन इनका डबल जो हो रहा है 3 साल 1 महीने में हो रहा है। जनाब सारी बातें कर रहे हैं कि हमें वैसा फंड शॉर्टलिस्ट करना है जिसमें हमको परफॉर्मेंस बेहतर दे, अच्छा रिटर्न मिले। 3 साल 1 महीना में डबल हो रहा है। और इसकी जो कंपेयर कर रहे हैं महिंद्रा निप्पॉन से, 1, 2 साल 5 महीने में कर रहा है, 1, 2 साल 4 महीने में कर रहा है। तो जनाब चौथे फंड की बातें करें या इन तीनों में से महिंद्रा, निप्पॉन और कोटक में से एक फंड की बातें करें तो कोटक सबसे लास्ट में आएगा। अब बच गए महिंद्रा और निप्पॉन। महिंद्रा निप्पॉन में हम देखते हैं यदि कंपेयर करें आपस में, तो महिंद्रा का देखते हैं पी रेशियो निप्पॉन से बेटर, शार्पे निप्पॉन का बेटर, अल्फा निप्पॉन का बेटर, बीटा दोनों का बराबर और डबल 2 साल 4 महीने निप्पॉन। तो सेकंड नंबर पे मैं निप्पॉन डालता हूं, थर्ड नंबर पे महिंद्रा और फोर्थ नंबर पे मैं कोटक को डालता हूं। फ्रेंड्स ये मेरे एनालिसिस है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ना ही मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं, ना ही मेरे पास MFI का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मैंने सेबी का कोई एग्जाम पास किए हैं, ना ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में कोई क्लासेस चला करते। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। इसीलिए मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन असहमति जब हो तो आप कारण दें कि आप असहमत क्यों हैं, क्योंकि इससे हमें फायदा ये होता है कि जो एनालिसिस किया हो सकता है इस एनालिसिस में कुछ हमारी कमी रह गई हो। थैंक यू।